हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स के मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो राजस्थान बोर्ड ने साल 2022-23 के लिए पब्लिश किया है। सबसे पहले बात करें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम पेपर में और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। बच्चों, इस बार क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आने वाले हैं। ओवरऑल तो क्वेश्चन रहेंगे 50। इस बार कुल क्वेश्चन आने वाले हैं 50 क्वेश्चन, जिसमें से 30 क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे। 30 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप, 6 क्वेश्चंस फिल इन दी ब्लैंक्स और अगले जो 12 क्वेश्चंस रहेंगे ये बच्चों रहने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। हो सकता है डेफिनेशन पूछ लें। अगले जो 13 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों ये रहने वाले हैं 2-2 नंबर के, कोई डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन। अगले 4 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, तो ये वाले क्वेश्चन मेरे हो गए 26 नंबर के, ये वाले क्वेश्चन मेरे हो गए 12 नंबर के। और आखिरी में जो वेरी लॉन्ग आंसर्स हैं वो रहेंगे बच्चों 12 नंबर के। तो इस तरह से कुल 80 नंबर का पेपर आने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले, 13 क्वेश्चंस एक 2-2 नंबर वाले, 4 क्वेश्चंस 3-3 नंबर वाले और फाइनली 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले। पेपर बहुत लेंथी रहेगा लेकिन कंपैरेटिवली इजी आने वाला एग्जामिनेशन पेपर। अब बात करें इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं, तो देखें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन द बुक रिटन बाय एडम स्मिथ इज। एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? ऑप्शन ए जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बच्चों ये लिखी है जेएम कीन्स के द्वारा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस, ये भी जेएम कीन्स के द्वारा लिखी गई है। नंबर 3 जो ऑप्शन है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। बच्चों ये बुक लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट बात करें द गुड्स यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर्स एज इनपुट। जो गुड्स प्रोड्यूसर इनपुट के फॉर्म में यूज करता है उसे बोलते हैं या तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे या बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो ऑप्शन ए कंज्यूमर गुड्स नहीं है, ऑप्शन बी ये भी नहीं है कैपिटल गुड। यदि प्रोड्यूसर लॉन्ग टाइम के लिए यूज करता फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी दूसरे गुड की हेल्प लेता है जिसकी लाइफ ज्यादा है, उसे बोलते हैं बच्चों कैपिटल गुड। यहां पर पूछ रहा है इनपुट के फॉर्म में कौन सा यूज कर रहे हैं। नंबर 3 है इंटरमीडिएट गुड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नंबर 3 चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ पर यूनिट चेंज इन इनकम। ये कह रहा है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, इस रिलेशन को क्या कहते हैं बच्चों? इस रिलेशन को बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अपना ऑप्शन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों इन विच ईयर वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले की बात करें विद द राइज इन प्रोपोर्शनल टैक्सेस। यदि टैक्सेस बढ़ेंगे तो इफेक्ट क्या आएगा? बच्चों जिस तरह से टैक्सेस बढ़ेंगे लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, खर्च करने योग्य इनकम कम होगी। यदि इनकम कम खर्चा कम, तो मेरा जो एडिशनल इनकम का संबंध है एडिशनल कंजम्पशन के साथ, एडिशनल इनकम ही कम हो जाएगी तो एडिशनल कंजम्पशन ही रिड्यूस होने लगेगा, तो मेरा जो एमपीसी की वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ करेंट डेफिसिट। बच्चों करंट डेफिसिट का कौन सा एलिमेंट नहीं है? बच्चों करंट डेफिसिट है इट इज कंसर्न्ड विद करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। जो करंट डेफिसिट है ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से कंसर्न्ड है। यदि कैश का इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है तब आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कंसीडर करते हैं ट्रेड से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड और ट्रांसफर पेमेंट से रिलेटेड। यहां पर पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन है ट्रेड इन गुड्स, ऑप्शन बी ट्रेड इन सर्विसेज, ऑप्शन सी ट्रांसफर पेमेंट। ये तो करंट अकाउंट के एलिमेंट हैं, ये वाला नहीं है एक्सटर्नल बोरोइंग क्योंकि ये है कैपिटल अकाउंट का एलिमेंट। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है इस बारे में। अगली बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किस आइटम के बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं? तो मैक्रो के अंदर मैं इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता हूं, माइक्रो के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिस्कशन करेंगे मैक्रो में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो माइक्रो और मैक्रो दोनों के अंदर डिस्कशन होगा।
टोटल एम्प्लॉयमेंट का भी डिस्कशन होगा, जनरल प्राइस लेवल मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, इंडिविजुअल यूनिट्स। अगला, द लॉस ऑफ वन गुड टू अक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड। एक गुड की मुझे क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी दूसरे गुड की क्वांटिटी गेन करने के लिए। बच्चों ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस वाले का आंसर है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला, स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज। बच्चों बजट लाइन का स्लोप कैसा होता है? अगर मैं बजट लाइन का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनता है। बजट लाइन का जो कर्व है वो तो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन यदि मैं यहां लेता हूं गुड वाई, इधर लेता हूं गुड एक्स, मुझे यदि गुड वाई की ज्यादा यूनिट परचेज करनी पड़ेगी तो गुड एक्स का सेक्रीफाइस करना होगा। गुड एक्स की ज्यादा यूनिट खरीदनी है तो गुड वाई का सेक्रीफाइस करना होगा। दोनों एक्सेस पे जो वैल्यू है दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशन है, एक इंक्रीज तो अगली डिक्रीज, इस तरह को बोलते हैं बच्चों नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप बजट लाइन की रहेगी नेगेटिव। अगर मेरा ग्राफ इस तरह से आता तो ये मानी जाती है पॉजिटिव स्लोप। इसलिए बोलते हैं कि डिमांड कर्व जो है उसका स्लोप है नेगेटिव। अगली बात करें, रिटर्न ऑफ स्केल इज रिलेटेड टू। बच्चों जो रिटर्न ऑफ स्केल है वो हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स वाले चैप्टर में, प्रोडक्शन फंक्शन वाले में, और रिटर्न्स टू स्केल इज कंसर्न्ड विद लॉन्ग पीरियड व्हाइल रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन इज कंसर्न्ड विद शॉर्ट टर्म पीरियड। तो इसका ऑप्शन मेरा डी है, लॉन्ग पीरियड। बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन शेप। तो बच्चों जो मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो हमेशा रहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब जो मेरा एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, जो मेरा एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कर्व। अदरवाइज मेरा जो टोटल कॉस्ट है स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा कम रेट से, बाद में बढ़ने लगेगा ज्यादा रेट से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगा यू शेप और मार्जिनल कॉस्ट भी रहेगा यू शेप कर्व, लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वही रहता है मेरा हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट हैज टू सेलर। बच्चों ऐसा मार्केट जिसमें केवल एक सेलर है, मोनोपोली, दो सेलर है, डुओपोली। तो इसका ऑप्शन रहेगा दो सेलर वाला, वो रहेगा बच्चों अपना डुओपोली, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों बात करें अगले क्वेश्चन की, ये मेरे स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन हो चुके हैं एमसीक्यू वाले। अब मेरा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस विच टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन आर कॉल्ड। उन्हें बच्चे बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इसका ऑप्शन आएगा इकोनॉमिक एजेंट्स, उन्हें बोलेंगे बच्चों इकोनॉमिक एजेंट। ऐसे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में डिसीजन लेंगे उन्हें हमेशा बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट के, कहां यूटिलाइज करें अपने रिसोर्सेज। नंबर नेक्स्ट, टेलीविजन इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों टेलीविजन किस गुड का एग्जांपल? या मुझे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर गुड के कंटेक्स्ट में नहीं बताना, मुझे यहां बताना है केवल और केवल कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में। तो ये किस टाइप का कंज्यूमर गुड है? ये बच्चों है ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, इसे बोलेंगे ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, क्योंकि इसकी लाइफ है 1 साल से ज्यादा। अगला कह रहा है ब्लैंक एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो बच्चों इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। नंबर नेक्स्ट, ब्लैंक बजट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बच्चों गवर्नमेंट की एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड हमेशा जो भी एलिमेंट रहेंगे वो रहेंगे कैपिटल बजट के अंदर। तो कैपिटल बजट या फिर कैपिटल गवर्नमेंट बजट इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगला, व्हेन देयर इज बजट डेफिसिट, जब बजट डेफिसिट है, रिजर्व बैंक सेल्स फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व बैंक सेल्स फॉरेन एक्सचेंज, इट इज नोन एज। बच्चों जब इकोनॉमी के अंदर बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है, तब बोला जाता है बजट डेफिसिट। व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन करेंसी बेचना स्टार्ट करती है, इसे बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज या फिर
ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, इसे बोलेंगे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। अगला, देयर इज ब्लैंक इन द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। देयर इज ब्लैंक इन द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, यदि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड का जो डिमांड रहेगा बच्चों वो डिक्रीज होता है, क्योंकि इंफीरियर बोलते हैं लो क्वालिटी के प्रोडक्ट को। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने लगती है तो वो ऐसे प्रोडक्ट जो लो क्वालिटी के हैं उन्हें परचेज करना कम कर देता है, वो हमेशा चाहेगा मैं अच्छी क्वालिटी के आइटम ही परचेज करूं। तो इसमें रहेगा देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। तो बच्चों ये थे अपने 6 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। अगली बात करें बच्चों, जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वापस एक एक नंबर की, लेकिन इस बार है डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन जिनकी वर्ड लिमिट लिखी हुई है 10 to 20 वर्ड्स। पहले क्वेश्चन की बात करें, राइट वन फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बच्चों कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक फीचर लिख सकते हैं, द मोटिव ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ 4 सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 सेक्टर का नाम लिखिए। फर्स्ट हाउस होल्ड, नंबर सेकंड इज प्रोड्यूसर, नंबर थर्ड इज गवर्नमेंट एंड नंबर फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 मेरे सेक्टर हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉर्मूला ऑफ एनडीपीएमपी। मुझे एनडीपीएमपी का फॉर्मूला निकालना है। एनडीपीएमपी का, इसका फॉर्मूला यदि मैं जीडीपीएमपी से निकालूं तो जीडीपीएमपी माइनस डेप्रीसिएशन। इसके बाद आपको जीडीपीएमपी का जो फॉर्मूला है वो हम किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, चाहे वो मेथड मेरा हो वैल्यू एडेड या मेरा मेथड हो एक्सपेंडिचर मेथड। तो फिर मैं फर्दर जीडीपीएमपी का एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख सकता हूं। जीडीपीएमपी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, राइट मीनिंग ऑफ रेपो रेट। तो रेपो रेट मींस द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक ऑन द अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड। रेपो रेट का मतलब जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है तो उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज करती है वो कहलाती है रेपो रेट। एंड दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट एनी कोलेट्रल। मतलब ये लोन जब सेंट्रल बैंक जब भी देती है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी की डिमांड करती है कमर्शियल बैंक से। ये था मेरा 4th। नंबर 5, राइट द मीन्स नेम्स ऑफ मेन एलिमेंट्स ऑफ M1 मनी सप्लाई। तो बच्चों M1 मनी सप्लाई के जो मेन एलिमेंट्स हैं, नंबर 1 C, नंबर 2 DD coins and notes held by the general public and DD means demand deposit of general public with the commercial banks। तो मेरा जो M1 मेजर का फॉर्मूला है C प्लस DD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। अगले की बात करें, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ऑटोनोमस डिमांड इन्वेस्टमेंट कर्व। मुझे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों जब भी एग्जाम में ग्राफ पूछा जाएगा तो बच्चों एक्स और वाई एक्सिस पे हमेशा हमें एलिमेंट शो करना पड़ेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट कर्व है, इन्वेस्टमेंट कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। मुझे डेफिनेशन नहीं लिखनी, लेकिन मुझे ये शो करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट है। ग्राफ कैसा बनता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का हमेशा रहेगा पैरेलल। ये बन गया मेरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, हमेशा रहेगा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। नंबर नेक्स्ट, राइट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? केवल नाम लिखना ऑब्जेक्टिव का, तो लिख सकते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ। नंबर नेक्स्ट, राइट फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू और आगे नेगेटिव का साइन। ये मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाई प्राइस अपॉन क्वांटिटी।
अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई नॉर्मल गुड? नॉर्मल गुड मीन्स दोज गुड्स विच हैज negative relation between price and quantity demanded. Due to rise in price, quantity demanded decreases, and due to decrease in price, quantity demanded rises. तो बच्चों ये डेफिनेशन थी नॉर्मल गुड की। अगला, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व? तो बच्चों शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप रहता है यू, इसका शेप रहता है यू, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, जैसे ही लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से आउटपुट राइज होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगी। अब जैसे ही डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर काम करेंगे, ये कॉस्ट वापस होने लगेगी इंक्रीज, तो रिलेशन रहेगा, तो शेप रहेगा वो रहेगा यू। अगला क्वेश्चन, एट विच पॉइंट डज द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट? तो बच्चों लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, जिस पॉइंट पर ये करते हैं बच्चों इंटरसेक्ट, वो रहता है एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट। तो इसका आंसर एट अ लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसी, एमसी एंड एसी बोथ विल इंटरसेक्ट, जहां पर एसी लोएस्ट होगा और एमसी इंक्रीज हो रहा होगा, वहां पर दोनों करने वाले हैं इंटरसेक्ट। अगला क्वेश्चन, बाई व्हाट अदर नेम इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऑल्सो नोन एज? बच्चों शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व फंक्शन ऑल्सो नोन एज शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो इसका आंसर शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब बात करें बच्चों अगले सेक्शन की, ये मैंने दोनों सेक्शन ए के अंदर 12 क्वेश्चंस का एक सीरीज और 18 क्वेश्चन की एक सीरीज कंप्लीट कर ली है। अब बात करें अगले सेक्शन की, सेक्शन बी। तो यहां कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मुझे निकालनी है बच्चों पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो बच्चों फॉर्मूला पर्सनल इनकम निकालने का ये रहता है, नेशनल इनकम में ऐड करूंगा ऐसी इनकम जो यूनिलेटरल ट्रांसफर से जनरेट हुई है, ऐसी इनकम ऐड करेंगे जो हाउस होल्ड ने इंटरेस्ट के फॉर्म में कमाई है, और फिर माइनस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। मुझे सबसे निकालना पड़ेगा एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी, तो इसमें ऐड कर लूंगा एनएफआई, इसमें ऐड करूंगा ट्रांसफर इनकम, इसमें ऐड करूंगा नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, और इसमें से माइनस करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो यहां से मेरा एनडीपीएफसी 9000 प्लस एनएफआई 200 प्लस मेरा ट्रांसफर इनकम 300 प्लस नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500 रिसीव किए, 1100 पेड किए, तो नेट इंटरेस्ट रिसीव 400 माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स 550 और माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 800। मुझे पर्सनल इनकम से वो इनकम निकालनी है जो हाउस होल्ड ने कमाई है। तो 9000 प्लस 292 और 3 9500 9900 9900 माइनस 1300 माइनस 50, ये आ गई 8550 मेरी पर्सनल इनकम 8550। अब मुझे निकालनी है पर्सनल डिस्पोजल इनकम। तो पर्सनल इनकम में से माइनस कर दूं इंडिविजुअल जो टैक्स पेड कर रहा है, मतलब पर्सनल टैक्स। पर्सनल इनकम में से माइनस कर दूं पर्सनल टैक्स, पर्सनल इनकम 8550 माइनस पर्सनल टैक्स 400, तो ये मेरी आ गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 8150। तो ये मेरा क्वेश्चन। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला कह रहा है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल द रिलेशन बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड कैश रिजर्व रेशियो। मनी मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व रेशियो के और सीआरआर के बीच में मुझे रिलेशन बताना है। एज वी नो मनी मल्टीप्लायर is equals to 1 upon CRR into 100, which states there is inverse relation between K and CRR. Inverse relation means higher will be the CRR, lower will be the multiplier, lower will be the CRR, higher will be the multiplier. For example, मैंने सपोज CRR माना 10%, तो यहां से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई आएगा 10 टाइम्स
मैंने सीआरआर माना 10%, तो मल्टीप्लायर आ गया 10 टाइम्स। मैं यहां पर एक टेबल टाइप में बना लेता हूं, मेरा सीआरआर और मेरा मल्टीप्लायर। मैंने पहले सीआरआर माना 10, तो मेरा मल्टीप्लायर आ गया 10 टाइम्स, यहां मेरी वर्किंग। अगला मैं सीआरआर मानता हूं 25%। अब मैं देखूं वापस 1/25 गुणा 100, तो मेरा मल्टीप्लायर कितना आ गया 4 टाइम्स। हायर विल बी द मल्टीप्लायर, हायर विल बी द सीआरआर, लोअर विल बी द मल्टीप्लायर। अब मैं सीआरआर को कम कर देता हूं 5, मेरा सीआर रखा 5%, लोअर विल बी द सीआरआर, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। सो रिलेशन मैंने बता दिया है और मैंने एग्जांपल भी बता दिया है। अगले की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। बच्चों थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग। एक इकोनॉमी में यदि लोग अपनी इनकम में से सेविंग ज्यादा करेंगे तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट आने वाले समय में रहेगा डिफ्लेशन का, मंदी का। यदि लोग आज अपनी इनकम में से सेविंग करेंगे ज्यादा तो आने वाले समय में डिफ्लेशन आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए कहती है सेविंग करना अच्छी बात नहीं है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मीन्स एज पीपल स्टार्टेड सेविंग फ्रॉम देयर प्रेजेंट इनकम in next or in future time period, overall GDP of an economy decreases, which either leads to decrease in MPS or no change in MPS. This is considered as paradox of thrift. यदि लोग अपनी सेविंग इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो गिरना चालू हो जाएगी, जो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट वाली इनकम है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी, और इससे इकोनॉमी की जो ओवरऑल एमपीएस की वैल्यू रहेगी वो या तो चेंज नहीं होगी या फिर गिर जाएगी। ये बच्चों पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अगली बात करें, राइट एन एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मुझे बताना है फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के एडवांटेज। अब बच्चों यदि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रहेगी तो इसका बेनिफिट उन कंट्रीज के लिए है जो कंट्रीज ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मींस, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मींस व्हेन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज डिसाइडेड एक्सचेंज रेट। जब मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेज एक्सचेंज रेट डिसाइड करेंगी तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है, उन कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल है जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। जबकि फिक्स्ड वाली एक्सचेंज रेट किन के लिए फायदेमंद है? उनके लिए जो कंट्रीज ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करते। तो यदि करेंसी फ्लक्चुएशन ही नहीं होगा तो करेंसी फ्लक्चुएशन से होने वाले रिस्क से तो बचेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लीड्स टू रिडक्शन इन रिस्क फ्रॉम द करेंसी फ्लक्चुएशंस, व्हाइल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से एक इकोनॉमी की पोटेंशियल इंप्रूव होती है। पोटेंशियल मींस गुड्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज MPC एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू MPS। MPC क्या है? MPC का डेफिनेशन पहले बता चुका हूं। MPC इज द रिलेशन बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। MPC है एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम के बीच का रिलेशन। अब MPC का संबंध MPS के साथ क्या है? तो बच्चों प्रॉपर्टी है MPS प्लस MPC इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. So relation between MPC and MPS is sum of MPS and MPC always equals to 1. तो मुझे केवल एक रिलेशन पूछा है, मैं रिलेशन बता दिया, दोनों की वैल्यू एक की इक्वल रहेगी। मुझे ज्यादा रिलेशन पूछता है तो MPC की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही MPS की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। एडिशनल इनकम के कंपैरिजन में मेरा एडिशनल कंजम्पशन अधिकतम एडिशनल इनकम तक ही रह सकता है, तो इसका मतलब MPS 0 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। सजेस्ट टू मेजर टू करेक्ट डेफिसिट इन बजट्स। मैंने बताया बजट में डेफिसिट कब आता है? डेफिसिट आएगा तब जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से। यदि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट की इनकम से, तो गवर्नमेंट के पास एक जो सजेस्टिव मेजर है, नंबर 1 इज इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। गवर्नमेंट टैक्स की रेट इंक्रीज कर सकती है, जो डायरेक्ट टैक्स रेट है और जो इनडायरेक्ट टैक्स रेट है जीएसटी, उसकी रेट बढ़ा दो। तो फर्स्ट मेजर इज इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, या फिर दूसरा खर्चे कम कर दो, कर्टेल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर दे
गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर दे, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दे, तब कहीं ना कहीं डेफिसिट को हम कंट्रोल या फिर कम कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो बच्चों पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच का डिफरेंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कंसीडर ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड विच कैन बी वेरीफाइड, एंड अंडर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स value judgment is not possible, while normative economics provides opinions and these opinions cannot be verified. Along with this, value judgment is possible for opinions. Number next question, write the definition of law of demand। बच्चों ये क्वेश्चन डेफिनेशन 2 नंबर का है, तो आपको लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन के साथ साथ केवल क्वेश्चन में मांगा तो डेफिनेशन ही है, लेकिन आप चाहो तो इसमें ग्राफ भी बना सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और वी कैन से ड्यू टू राइज इन प्राइस डिमांड डिक्रीजेस एंड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस डिमांड राइजेस। प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी, और यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी। ये अपना लॉ ऑफ डिमांड। अगली बात करें, राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चों 2 प्रॉब्लम लिखनी है, 2 सेंट्रल प्रॉब्लम लिखनी है। नंबर 1 इज हाउ टू प्रोड्यूस, नंबर 2 इज व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस सेंट्रल प्रॉब्लम स्टेट्स, अब इसमें देखोगे तो केवल नाम पूछा है, राइट तो केवल नाम लिख दो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। यदि क्वेश्चन पूछता है कि इन्हें डिफाइन भी करो, तो व्हाट टू प्रोड्यूस स्टेट्स विच टाइप ऑफ गुड शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इन विच क्वांटिटी। हाउ टू प्रोड्यूस स्टेट्स विच टेक्निक मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, इस तरह से कि मैं कितनी क्वांटिटी बना पाऊंगा लेबर और कैपिटल की हेल्प से, एक वेरिएबल और एक फिक्स वेक्टर की हेल्प से। इस तरह के इक्वेशन के फॉर्म को, रिलेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन सप्लाई कर्व। यदि इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ती है तो बच्चों इफेक्ट क्या पड़ेगा सप्लाई कर्व पे, तो मुझे कहीं ना कहीं ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो मेरा सप्लाई कर्व जो रहता है अपवर्ड स्लोपिंग, मेरा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है हमेशा सप्लाई कर्व। आज कहता है सप्लाई पर इफेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। यदि पॉपुलेशन बढ़ रही है, यदि पॉपुलेशन बढ़ती है अदर फैक्टर है, यदि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर्स और माल बेच पाएंगे मार्केट में, कीपिंग प्राइस ऑफ ओन गुड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इससे सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज। तो ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन सप्लाई विल इंक्रीज, कीपिंग प्राइस ऑफ ओन गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। मैं ये बात भी बोलता हूं कि एक्स और वाई एक्सिस में हमें वैल्यू भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी, कौन कौन सा एलिमेंट हमें शो करना है। तो एक्स एक्सिस पर मेरा है क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पर है प्राइस। नंबर नेक्स्ट, comment on the shape of MR in case of TR curve is positively sloped। पॉजिटिवली स्लोप्ड मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिवली स्लोप्ड और नेगेटिवली स्लोप्ड का अंतर क्या होता है। पॉजिटिवली स्लोप्ड कुछ इस तरह से, तो मेरा TR पॉजिटिवली स्लोप्ड है, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है हमेशा कांस्टेंट रेट से, और TR पॉजिटिवली स्लोप किस मार्केट में रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो मेरा MR और AR है वो हमेशा रहेगा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो मैंने देखोगे तो यहां से स्टार्ट किया MR, यहां से स्टार्ट करने का मतलब आउटपुट TR MR, पहले यूनिट की प्राइस 10 रुपए है तो पहले यूनिट पर MR 10 TR 10, दूसरे यूनिट की प्राइस 10 रुपए है तो MR वापस 10 TR 20। MR प्राइस और एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्वल रहते हैं। तो पहले पॉइंट पर जो मेरा TR कर्व है वो तो ओरिजिन से निकलेगा, लेकिन MR कर्व, MR की वैल्यू हमेशा रहेगी एडिशनल के कंटेक्स्ट में। तो मेरा MR कर्व यहां से स्टार्ट होगा। ये बात थी मेरे क्वेश्चन नंबर 15 की। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 16 यहां कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कॉस्ट स्केड्यूल ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। हमें कॉम्पिटिटिव फर्म का टोटल कॉस्ट स्केड्यूल गिवन है। इट इज गिवन दैट प्राइस ऑफ द गुड इज ₹10, प्राइस पर यूनिट के 10 रुपए। निकालना क्या है? असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। मुझे निकालना है प्रॉफिट हर एक आउटपुट लेवल पे और मुझे आइडेंटिफाई करना है किस जगह फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है, एग्जाम में आंसर कैसे देंगे? पहले मुझे आउटपुट लिखना पड़ेगा एक कॉलम में टीसी, फिर उसके साइड में एक कॉलम में मैं लिख लूंगा टीआर। मैं भी टीआर यहां नहीं लिख रहा, मैं यहां लिख लेता हूं टीआर। आपको एग्जाम में टीआर अगले कॉलम में आएगा, फिर उसके बाद कॉलम आएगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट मैं यही में लेता हूं, प्रॉफिट का कॉलम प्रॉफिट का फॉर्मूला मुझे पता है टीआर माइनस टीसी। अब मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है। जब आउटपुट 0 है तो टीआर 0 रहेगा, क्योंकि कोई माल बेचा ही नहीं तो कौन पैसा पेड करेगा। 1 यूनिट बेची टीआर 10, 2 यूनिट बेची 10 के हिसाब से टीआर 20, फिर 3 के हिसाब से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। मुझे निकालना प्रॉफिट है टीआर माइनस टीसी। तो यहां पर माइनस के 15 वापस, माइनस के 12, माइनस के 7, माइनस का 1, प्लस के 2, प्लस का 1, माइनस के 3, माइनस के 11, माइनस के 21 और माइनस के 33। ये तो मैंने निकाल दिया प्रॉफिट। फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम कहां हो रहा है? इस जगह। तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट 5th यूनिट वेयर टोटल रेवेन्यू इज ₹50 एंड टोटल कॉस्ट इज ₹48 एंड प्रॉफिट इज ₹2। ये मेरा था क्वेश्चन। अब बात करें अगले की। अब बात करें बच्चों सेक्शन सी की। सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रीसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। अब बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन का अंतर स्पष्ट करना है। तो डेप्रीसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। डिवैल्यूएशन मींस डिक्लाइन इन दी परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये मेरा डिफरेंस था डेप्रीसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की। वी सपोज दैट C इक्वल्स टू 70 प्लस 0.70 C का मतलब कंजम्पशन फंक्शन जो है वो है 70 प्लस 0.70 I की वैल्यू 90, G की वैल्यू 100। I मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और T मतलब टैक्स रेट जो मैं गिवन है 0.10। निकालना क्या है? फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम। मुझे यहां पर जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है वो निकालनी है 3 सेक्टर में। 3 सेक्टर में इनकम निकालने का फॉर्मूला y इक्वल्स टू C बार प्लस B y माइनस T प्लस I और प्लस G। अगर मुझे केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी निकालना होता तो मैं C और I के अकॉर्डिंग निकाल देता। मुझे यहां निकालना है 3 सेक्टर इकोनॉमी में। तो C बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, I बार मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और Y मतलब इनकम और T मतलब टैक्स रेट। C बार की वैल्यू 70 प्लस B मतलब MPC वैल्यू की मैंने 0.70, Y माइनस टैक्स रेट है 0.10 प्लस I की वैल्यू आ रही है 90 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 100। तो यहां से 70 प्लस 90 प्लस 100 260 और ये 0.63y। तो y ये आ जाएगा 0.37y इक्वल टू 260। और बच्चों y 0.37 का डिवाइड करेंगे 260 में तो ये अराउंड आएगा 702। मतलब इक्विलिब्रियम लेवल इनकम जो है वो है 702। मैंने इक्विलिब्रियम इनकम निकाल दी। अब मुझे निकालना है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का कितना गिवन है? 0.10। तो इनकम का 0.10, टैक्स आ जाएगा 0.70, टैक्स आ जाएगा 70, टैक्स आपका आ जाएगा 70। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है डज द गवर्नमेंट हैज बैलेंस्ड बजट। क्या गवर्नमेंट का बैलेंस बजट है? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट का जो इनकम है वो है 70, गवर्नमेंट का खर्चा है 100। तो यहां पर डेफिसिट बजट है, खर्चा ज्यादा है इनकम कम। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करें 19 की।
90 ने पूछा है व्हाट आर दी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ अ फर्म, हाउ दे आर रिलेटेड। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मींस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और एवरेज कॉस्ट मींस समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो आ जाएगा मेरा एवरेज कॉस्ट। ये तो मेरी होगी डेफिनेशन। अब बताना है रिलेशन। तो बच्चों एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रहेगा हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट वो बच्चों रहेंगे यू शेप दोनों। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज will be rectangular hyperbola while average cost and average variable cost will be U shape curve। स्टार्टिंग में बच्चों इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ज्यादा, फिर धीरे धीरे करके जो डिफरेंस होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज कॉस्ट विल बी मैक्सिमम एट फर्स्ट एंड लेटर ऑन इट विल डिक्रीज। एवरेज कॉस्ट विल ऑलवेज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो एवीसी प्लस एएफसी, और एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा, इसीलिए एसी हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा। वापस मैं रिलेशन एक्सप्लेन कर दूं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज कॉस्ट विल बी यू शेप कर्व। इन द इनिशियल स्टेज एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट विल बी मैक्सिमम एंड लेटर ऑन इट विल डिक्रीज। एवरेज कॉस्ट विल ऑलवेज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल नेवर टचेस टू द एवरेज कॉस्ट ड्यू टू द एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये बात थी मेरे क्वेश्चन नंबर 18 की 19 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 कहता है हाउ विल चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ टी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम आउटपुट। बच्चों ये क्वेश्चन है मार्केट के बेसिस पर। मुझे बताया गया है कि कॉफी की प्राइस बढ़ रही है, मैं पहले डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बना देता हूं। ये मेरा डिमांड कर्व और ये मेरा सप्लाई कर्व। पहले मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर है। अब कहता है मार्केट में जो कॉफी है उसकी प्राइस बढ़ रही है। यदि कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो कुछ कस्टमर जो पहले कॉफी कंज्यूम कर रहे थे आज टी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं टी की डिमांड बढ़ गई, टी की डिमांड बढ़ गई। तो मुझे अब बताना है इफेक्ट क्या आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। पहले मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो इस जगह था, पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन आज बात करें, आज इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए मैं वैल्यू भी प्रेजेंट कर दूं। यहां पर आएगी हमेशा क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस जगह आएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इस जगह आता है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये मेरा पहला क्वांटिटी और मेरा पहला प्राइस। जैसे ही कॉफी की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गई, कुछ कस्टमर टी पर शिफ्ट हो गए, तो टी की डिमांड राइज हो गई, सप्लाई कर्व टी का वही रहेगा। तो मुझे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यदि आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगी। तो आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा कि एज वी नो मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी व्हेन डिमांड एंड सप्लाई विल बी इक्वल इन आवर ग्राफ इट इज पॉइंट के, and due to rise in price of coffee more and more customer will demand tea. It means demand of tea will rise. It is other factor, that's why demand curve will shift to the rightward, and due to the rightward shift supply will not change, and when demand and supply will both again intersect, this will point of new market equilibrium, and on that point equilibrium quantity and equilibrium price both will increase. ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सारे हैं। मुझे क्वेश्चन 4 नंबर का तो एटलीस्ट 4 लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करूं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो इज दी specific percentage of initial deposit which have to retain by each commercial bank with the RBI. SLR means as per the standing instruction of the RBI each commercial bank has to retain some percentage of deposit itself, that is known as SLR.
रेपो रेट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक ऑन द लोन ऑफर टू इट एंड दीज लोन आर ऑलवेज प्रोवाइडेड अगेंस्ट कोलेट्रल। ये हो गया मेरा CRR, SLR और रेपो रेट। नंबर 4th इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ लोन ऑफर्ड एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिमांडेड। ये बच्चों मेरे थे 4 पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब आप ये भी लिख सकते हैं कौन सी पॉलिसी का चेंज किस तरह से होगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। इन्फ्लेशन में मैंने 4 बताई हैं, CRR, SLR, रेपो और मार्जिन रिक्वायरमेंट। CRR, SLR और रेपो रेट तीनों इंक्रीज होंगी और मार्जिन इन्फ्लेशन के दौरान बढ़ेगा, जबकि डिफ्लेशन में तीनों कम होंगी और मार्जिन डिक्रीज होगा। एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस। नंबर 1, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जैसे बार्टर सिस्टम में था कि यदि किसी आदमी को, किसी एक पर्सन को कोई एक आउटपुट परचेज करना है, सपोज बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे उस समय कोई गेहूं खरीदना था और मैं चावल का प्रोडक्शन करता था, तो मुझे वही आइडेंटिफाई करना पड़ता था मार्केट में व्यक्ति जिसके पास, मुझे वही आदमी आइडेंटिफाई करना पड़ता था मार्केट में जिसके पास पहले से ही गेहूं हो और जिसे चावल चाहिए। अंडर दी मनी फंक्शन और मनी सिस्टम देयर इज नो requirement of double coincidence of bonds, number 1. Number 2, money can be easily stored in the form of paper tiles, so we can say there is no storage cost required. money को हम easily store कर सकते हैं paper tiles की form में, so there is no requirement of storage cost. money can be easily transferred from the one place to the another. number 4 is money is treated as medium of exchange. तो ये हो गए मेरे 4 फंक्शन। अगली बात करें, define indifference curve and explain the feature of indifference curve. indifference curve means graphical representation which shows various possible combination of two goods that can be consumed within given resources assuming that all the combination gives equal level of satisfaction. indifference curve के अंदर एक ऐसी graphical representation जो बताती है कि कंज्यूमर कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर ले, 2 गुड्स के कोई सा भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चूज कर सकता है और हर एक कॉम्बिनेशन से उसे सेटिस्फेक्शन रहेगा इक्वल। वो बच्चों था इंडिफरेंस कर्व। एक्स एक्सिस पे गुड वाई और वाई एक्सिस पे गुड एक्स, अलग अलग कॉम्बिनेशन। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप रहेगा वो कुछ रहता है डिक्रीजिंग। तो ये मैंने 5 कॉम्बिनेशन बना दी, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है। कोई सा भी कंज्यूम कर ले कॉम्बिनेशन, हमेशा जो सेटिस्फेक्शन रहेगा वो इक्वल रहेगा। इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स, फीचर मतलब प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट, हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा IC मस्ट बी कॉन्वेक्स। नंबर 4, IC नेवर टचेस टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। IC एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 22। इसी में दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, एक्सप्लेन द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ऑप्टिमल चॉइस मतलब मुझे आइडेंटिफाई करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, ये मेरा IC और ये मेरा बजट लाइन। बजट लाइन एक्स एक्सिस पे गुड वाई और वाई एक्सिस पे गुड एक्स। मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है व्हेन स्लोप ऑफ IC is equals to the slope of budget line then consumer will be in equilibrium। और यहां पे आपको क्वेश्चन 4 नंबर का तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि MRS XY means marginal rate of substitution of good X and Y while it is slope of indifference curve while PX upon PY is the slope of budget line and we know that slope of IC is always decreasing while slope of budget line is constant at a point where slope of both will equal then equilibrium point will be arrived। in our case this is the point of consumer equilibrium। तो यहां पे आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। एक कंडीशन ये हो गई एंड IC must be tangent to the budget line। IC must be tangent to the budget line। ये अपना था बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, इसका दूसरा ऑप्शन। बात करें 23 की, describe in detail the feature of perfect competition। perfect competition मार्केट के फीचर्स। नंबर 1, large number of buyer and sellers। number 2, perfect knowledge to the buyers। number 3, no restriction on entry and exit। number 4, demand का will be perfectly elastic। इसके अलावा firm will be price taker। बहुत सारे फीचर्स हैं।
तो आपको इसमें कोई भी 4 या 5 फीचर आप देख सकते हो, वो भी डिटेल में। सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल इन द मार्केट। नंबर सेकंड इज परफेक्ट नॉलेज टू द बायर्स, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बायर हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी प्राइसेस, अबाउट दी क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट। बायर को परफेक्ट नॉलेज है कि क्या प्राइस मार्केट में चल रहा है। नंबर थर्ड इज होमोजेनियस प्रोडक्ट, अंडर दी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऑल दी फर्म्स आर सेलिंग होमोजेनियस आइटम विच आर सेम इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट। नंबर फोर्थ, फर्म इज प्राइस टेकर, अंडर दी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री, सो सिंगल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस दी प्राइस। नंबर नेक्स्ट, no restriction on entry and exit, under the perfect competition market there is no restriction on entry of the new firm and no restriction on the exit of existing firm। तो कुछ इस टाइप के आपको 4 या 5 फीचर्स एक्सप्लेन करने होंगे। नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परफेक्ट कंपटीशन में एक्सप्लेन करना है, बहुत इजी है। परफेक्ट कंपटीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट की बच्चों 2 कंडीशन है। नंबर 1, व्हेन एमआर इक्वल्स टू द एमसी, और नंबर सेकंड, एमसी राइजेस आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बच्चों जो एमआर कर्व है वो हमेशा रहेगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और जो एमसी कर्व है वो हमेशा रहता है यू शेप। तो यहां पर जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एमआर और एमसी एक दूसरे को, लेकिन जो कंडीशन है, पहली कंडीशन मेरे दोनों पॉइंट पर फुलफिल है, जबकि दूसरी कंडीशन है एमसी राइजेस आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट। यहां से तो एमसी गिर रही है, यहीं से जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो इंप्रूव हो रही है। तो मेरा बी पॉइंट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला, तो बी पॉइंट पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में 4 नंबर का पहले मुझे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बतानी पड़ेगी डेफिनेशन, दैट मार्केट इन विच ऑल दी सेलर्स आर डीलिंग इन दी होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड प्राइस इज यूनिफॉर्म। Producer equilibrium point will be identified when all the conditions are fulfilled. Number 1 is MR and MC will be equal. Number second is MC rises after that level of output. Under the perfect competition market, we know that MR curve will be parallel to the x-axis. MC curve will be U-shape. So MR and MC will be intersect on 2 points. On the first point, one condition has been fulfilled, but another condition is not fulfilled. While on the point B, both the condition has been fulfilled. So point B will be considered as producer equilibrium point. ये बात थी बच्चों अपनी क्वेश्चन नंबर 23 की। तो बच्चों ये था अपना ओवरऑल सॉल्यूशन आरबीएससी के इकोनॉमिक्स के मॉडल टेस्ट पेपर का। तो बच्चों ये थी आज की ओवरऑल क्लास। ऐसे ही और पेपर्स का सॉल्यूशन करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।